हमारे जीवन में गुरु का वरद हस्त कब छूट जाता है या हमें गुरु का सही तरीके से लाभ क्यों नहीं मिल पाता है, ये वीडियो इसके ऊपर बेस्ड है। 8वें घर में शनि हो और 11वें घर में आपके राहु हो तो इस प्रकार की घटना घटित हो सकती है। या आपको गुरु मिलकर भी वो गुरु आपके लिए तारणहार साबित नहीं हो पाते हैं। कलयुग में गुरु का मिलना बहुत कठिन ही है, क्योंकि कलयुग में सब लूटपाट है हर तरह से, और कलयुग में कोई भी झूठ बोलने के लिए कतराता नहीं है, सत्य बोलने के लिए कतराता है, क्योंकि स्ट्रेट ट्रीज कट डाउन फर्स्ट। तो जो चाणक्य कहते हैं कि जो सीधे पेड़ होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट पेड़ होते हैं, वो सबसे पहले काटे जाते हैं। मतलब जो सत्यवादी होगा वो सबसे पहले मरता है या सबसे पहले बलि चढ़ता है। 8वें घर का जो शनि होता है, इसके बारे में पाराशर ऋषि कहते हैं कि सबसे पहले तो इस शनि ने, ये शनि तब आता है व्यक्ति के जीवन में जब आपने तंत्र मंत्र यंत्र या ज्योतिष विद्या को लेकर या किसी भी गूढ़ शास्त्र को लेकर उंगली करी है। मतलब जहाँ पे आपको अपनी नाक नहीं डालनी चाहिए वहाँ पे आपने नाक डाली है, गलत तरीके से कोई ना कोई वर्तन किया है इस विषय को लेकर, इस क्षेत्र को लेकर। अब जब इस प्रकार की घटना होती है तो ये कैसे समझ में आए कि इस जीवन में वही शनि हमारे जीवन में आया है, या हम ऐसा ही जीवन जीकर आ रहे हैं। तो आप देखिएगा कि आप उसकी ही पुनरावृत्ति करते हैं। इस बार भी ज्योतिषों के पास जाते हैं और सुन के आ जाते हैं, करते कुछ नहीं है। आई एम सॉरी टू से दैट। हाँ, आपके रास्ते में ज्योतिष भी वैसे ही आएंगे, तंत्र मंत्र यंत्र के गुरु या गूढ़ विद्या के कोई भी शिक्षार्थी ऐसे ही आएंगे जो आपको भटकाने वाले होंगे, क्योंकि पिछले गत जन्म के कर्मों की पुनरावृत्ति जब तक नहीं होगी, जब तक आपको ठेस नहीं लगेगी, जब तक आपको कष्ट नहीं होगा, तब तक आप उस बात से अनभिज्ञ रहेंगे कि क्या गलती आपने करी थी। और ये गलती कब ध्यान में आती है? 55 साल 60 साल के बाद, शनि के 2 फेरे होने के बाद में। एक फेरा 30 साल का होता है, दूसरा फेरा 60वें साल में होता है। अब मैंने अभी शनि और चंद्र की युति का एक वीडियो डाला था। उस वीडियो में मैंने कहा था कि 8वें घर में जब शनि होता है या किसी भी घर में जब शनि होता है, शनि से चौथा घर खराब हो जाता है। तो शनि से, जब मैं इस वीडियो में मैं खास तौर पर 8वें घर के शनि की बात कर रही हूँ, और 8वें घर के शनि से जब चौथा घर हम देखते हैं तो वो लाभ भाव होता है। और लाभ भाव में अगर आपका राहु है, इस तरह की पोजीशन आपके पत्रिका में अगर है, तो आपको गुरु मिलकर भी लाभ नहीं हो पाता है। वो गुरु आपको लाभान्वित कर नहीं पाते हैं। आपका उनसे इमोशनल अटैचमेंट हो सकता है, आप उनके साथ में भाव के तौर पे बहुत अटैच हो सकते हैं। गुरु मिलते हैं। एक व्यक्ति आए थे मेरे पास में जिनके पत्रिका में इस प्रकार की इस प्रकार की प्लैनेटरी अलाइनमेंट थी। उन्हें 112 साल के गुरु लाभान्वित हुए, और व्यक्ति इतने निष्ठा के साथ में उन गुरु के साथ में जुड़ी, परंतु उस गुरु का उन्हें पूर्ण रूप से लाभ नहीं मिला। पर याद रखिएगा, ये सूत्र जिस प्रकार से काम करता है उसी प्रकार से वो गुरु अगर आपको लाभान्वित कर भी नहीं पाते हैं, परंतु उनके प्रयाण के पहले, उनके जाने के पहले वो गुरु आपके लिए मार्गस्थ ज़रूर करके जाते हैं, आपको मार्ग ज़रूर देकर जाते हैं, परंतु उस चीज़ को होने के लिए बहुत समय लग सकता है। उस घटना को घटित होने के लिए काफ़ी समय लग सकता है। आप पूरा जीवन बिता देते हैं उस घटना को
होने के लिए, मतलब आपने अपना जीवन किसी और चीज़ के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने कर्म के लिए न्यौछावर कर दिया, परंतु आप अपने आप को क्या फील करते हैं कि मैं अटका हुआ हूँ या मैं अटकी हुई हूँ। अब मैं जब आपको पाराशर ऋषि का सूत्र बता रही थी कि आठवें घर का जो शनि होता है वो ये दिखाता है कि किसी व्यक्ति ने, जिस जातक की कुंडली में ये शनि आते हैं तो वो दर्शाते हैं कि आपने तंत्र मंत्र को लेकर उंगली करी है। तो ये कैसे दिखाई देता है, ये बात बोलना रह गई थी, तो अब मैं उस बात को कंप्लीट करती हूँ। हम बहुत बार, हमारी जो भारत भूमि है वो तीर्थ भूमि है, तीर्थ देवों की भूमि है। तो हम जब भी तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं तो बहुत सारे लोग अपने अपने पूजा पाठ, विधि विधान, निवारण, दोष, इन सबको करने के लिए आते हैं ना। चाहे वो त्र्यंबकेश्वर हो, गया हो, पंचप्रयाग हो, हरिहरेश्वर हो, रामेश्वर हो, खास तौर पर जैसे पितृदोष की पूजा हुई या कोई भी शांति हुई, इसका निवारण करने के लिए जब भी सिद्धवट हो, इसका निवारण करने के लिए जब भी व्यक्ति ऐसे जगहों पर जाते हैं तो वो अपना कार्य करें ना करें, पर बहुत बार दूसरे का कार्य जब हो रहा होता है तो देखते बैठते हैं, दर्शक होकर आप देखते बैठते हैं। आपको वैसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन, वो ज्ञान जो है, जो आप देख रहे हैं, जो आपकी दृष्टि से दिख रहा है आपको, उसको आपको नहीं ग्रहण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए नहीं है। आपके मन में ये विचार आना चाहिए कि इससे मुझे कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन का या इस ज्ञान का मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, मेरे लिए नहीं है ये ज्ञान। क्योंकि कोई अपनी पूजा निवारण, कोई अपनी निवारण कर रहा है तो उस निवारण को नहीं देखा जाता है। जब किसी का भी दोष निवारण होता है, किसी की विधि होती है, तो उसे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जब आप दृष्टि डालते हैं वो दृष्टि आपको भी लगती है। और इस तरह से जब आप वो ज्ञान या वो चीज़ आप देख लेते हैं, उस देखने का, उस ज्ञान का कुछ आपने वापर तो किया नहीं है, ना होगा। इसलिए जो आपका नहीं है वो आप लेने की कोशिश करते हैं या ग्रहण करके अपने अंदर पाइलअप करते हैं, तो वो पाइलअप नहीं होना चाहिए। अगर आपने अभी तक किया है तो उसके लिए क्षमा मांगिए सबसे पहले तो। दूसरी बात, जब भी आप किसी तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं तो आपको इस तरह से नहीं करना है। अब वापस लौटते हैं। शनि 8वें भाव में, शनि से चौथा भाव खराब हो जाता है। तो जब ऐसा होता है तो आपको क्षमा मांगनी है गुरु से भी, या आपको गुरु का शब्द आपके लिए सर्वोपरि होना चाहिए। अगर गुरु ने जो आपको कहा हाँ बोला है तो हाँ मानकर आपको कोई भी शंका नहीं रखनी चाहिए। जब आप इस तरह का बर्ताव करते हैं तो वो चौथे घर की जो हानि होती है वो धीरे धीरे शुद्ध होते जाती है। बट आपका भाव शुद्ध होना चाहिए, आपका मन शुद्ध होना चाहिए, आपके विचार शुद्ध होने चाहिए, तभी ये युक्ति काम करती है। तभी इस प्रकार की जो आप रेमेडी करते हैं, क्योंकि रेमेडी हमेशा प्रैक्टिकल ही की, मतलब कोई पूजा पाठ या विधि विधान या कहीं मंदिर में जाकर, शमशान में जाकर, वहीं पे जाके हमेशा विधि होती है या उपाय होता है, ऐसा नहीं है। आप रोज़मर्रा के जीवन में भी जो वाचा से निकालते हैं वो भी एक प्रकार से उपाय होता है, क्षमा मांगना। तो इस प्रकार से आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। और 8वें घर का शनि और 11वें घर का राहु आपको इस प्रकार से जो गुरु की प्राप्ति हुई है उसका साथ छुड़वा देता है या लाभान्वित नहीं करता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली।